नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज की तारीख है 26 मई 2023 ईस्वी और आज का हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें पीटी, मेंस और आपका मेंस में भी निबंध का पेपर संबंधी बहुत सारे फैक्ट और टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा। उसको आपको लिखना है, समझने की कोशिश करना है। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बीपीएससी के रिगार्डिंग सबसे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं अभी ऑनलाइन में। छोटा सा चैनल भले ही है, लेकिन कंटेंट अच्छे रहते हैं हमारे। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। आज किन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, एक निबंध का टॉपिक दूंगा मैं आपको, जो आपको लिखना है, खुद से सोच कर लिखना है। निबंध आपको कोई लिखना नहीं सिखा सकता, मैं आपको गाइड भले ही कर सकता हूँ, लेकिन लिखना आपको खुद ही से पड़ेगा। दूसरा मैं आपको क्या बताऊँगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफी से भी संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक को भी कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्यों चर्चा में, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, द्वीपीय देशों की यात्रा पर गए थे, वहाँ से आए हैं। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर भी गए और वहाँ पर बहुत सारा कार्यक्रम भी हुआ। उसके बाद भारत आए हैं वापस। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वहाँ से सवाल पूछने की संभावना है, इसलिए अब उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मैप है ये। इसके दक्षिण में कौन सा है, सॉदर्न ओशियन है। इसके पश्चिम में कौन सा है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। पूर्व में कौन सा है, तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है। और यहीं पर आपको द ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है, जो क्या है, कोरल रीफ है। कोरल रीफ प्रवाल भित्तियों का पूरा लंबा सा चेन है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों की चेन है ये। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तिमोर लेस्ते एक देश है, ये इंडोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है, बोर्नियो आइलैंड है और पापुआ न्यू गिनी है, बोर्नियो आइलैंड यहाँ पर आपको मिलेगा, जिस पर 3 देश हैं। इसके इधर आपको न्यूजीलैंड मिल जाएगा और ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया, ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से इसकी सीमाएँ लगती हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके ज्योग्राफी के अलावा। और ऑस्ट्रेलिया में मूल रूप से देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो इस एरिया में अधिकांश उसकी आबादी निवास करती है। बाकी पूरा ये एरिया जो है ये क्या है, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ये पूरा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं इसको। और इसके पश्चिम में बहुत कम आबादी है। इसके मूल रूप से इस पूरा की पूरी आबादी पूरब में ही बसी हुई है। अरे और डार्लिंग नाम की यहाँ पर 2 नदियाँ भी बहती हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते इसके ज्योग्राफी से आगे बढ़ते थोड़ा सा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, आज भी उपनिवेश है। वहाँ पर इंग्लैंड की ही सारी संस्कृति वगैरह सब कुछ चलती है, भले वह लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन आज भी वहाँ पर लॉन्ग लिव क्वीन वगैरह का गाना गाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए, जब भारत के वाणिज्यिक दूतावास को पहली बार 1941 में सिडनी में एक व्यापार कार्यालय के रूप में खोला गया था। आज़ादी से पहले ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध उस समय ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गया, जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण की निंदा की थी। भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उसकी निंदा की थी किसने, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने। वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत के त्रुटिहीन अप्रसार रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए परमाणु अप्रसार संधि के गैर हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ अपनी तरह का पहला समझौता था। भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस पर साइन किया कि हम भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेंगे, किस हेतु, ऊर्जा के उत्पादन के लिए। ओके, ये ध्यान में रहेगा। साझा मूल्य क्या है, हम दोनों का साझा मूल्य क्या है, ये सब क्या होते हैं, विदेश नीति का आधार होते हैं साझा मूल्य वगैरह। बहुलवादी, वेस्टमिनिस्टर शैली, वेस्टमिनिस्टर शैली का मतलब क्या होता है, जो अपने यहाँ संसदीय सरकार का स्वरूप है उसी को वेस्टमिनिस्टर शैली कहा जाता है। लोकतंत्र के साझा मूल्य, राष्ट्रमंडल परंपरा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो देश हैं उसके सदस्य हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया। आर्थिक संबंधों का विस्तार, उच्च स्तरीय संवाद में वृद्धि, भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है। इसके अलावा और क्या है, डायस्पोरा, भारत के बहुत सारे लोग कहाँ पर रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उसके कारण भी हमारे संबंध अच्छे होते हैं। मजबूत, जीवंत, धर्मनिरपेक्ष, बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र, एक स्वतंत्र प्रेस, एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली तथा अंग्रेजी भाषा सहित सामान्य लक्षण घनिष्ठ सहयोग की नींव के रूप में काम करती है। ये सब क्या होते हैं, जब हमारा किसी संबंध अच्छा हो जाता है तो हम अपने बहुत सारे आयाम ढूंढते हैं कि किस किस आयाम के कारण हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। यही सब वो आयाम है। ध्यान से सुनिएगा अंत तक। ऑस्ट्रेलिया से संबंध से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। भारत उन शीर्ष देशों में से एक है जहां से प्रतिभाशाली और अप्रवासी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया की जनगणना के अनुसार लगभग 9.76 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने भारतीय मूल होने का दावा किया है, जिसमें वे विदेशों में पैदा हुए निवासियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन गए हैं। ओके,
सामरिक संबंध क्या है? सामरिक का मतलब क्या होता है? रक्षा से जुड़े हुए चीज़ों पर संबंध क्या है? अच्छा, तो वर्ष 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया। रणनीतिक साझेदारी थी, उसको हमने और एक्सपेंड करके व्यापक रणनीतिक साझेदारी इसमें परिवर्तित किया। 2020 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी? तो कोरोना के बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध खराब होने शुरू हो गए, ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध अच्छे होने शुरू हो गए हैं। वर्ष 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान दोनों देश के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई। ग्लासगो कहाँ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ पर COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, UNFCCC का एक सम्मेलन होता है वार्षिक आधार पर। वर्ष 2023 में मंत्रियों द्वारा कई उच्च स्तरीय बैठक और दौरे किए गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भारत वर्चुअल शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल है। दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिनमें कौन कौन सी घोषणाएं शामिल हैं? कौशल के आदान प्रदान के बढ़ावा हेतु प्रवासन व गतिशील भागीदारी व्यवस्था पर आशय पत्र, इन सब चीज़ों पर समझौता भी किया गया है। ये सब कुछ ध्यान रहेगा, एक एक टॉपिक को इस सब को नोट कीजिएगा और यहाँ से सवाल आपका पूछा जाएगा तो आप उसमें आयाम जोड़ कर लिख सकते हैं कि हमारा रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से हमारे संबंध हैं, सामरिक में कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक में कौन कौन से हैं संबंध, ये आप बता सकते हैं। रक्षा सहयोग क्या है? 2+2 मंत्री संवाद, मतलब विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और उनके विदेश मंत्री रक्षा मंत्री संवाद करते हैं। ये किसके किसके साथ होता है? हमारा एक भारत के साथ, एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है और एक भारत और USA का भी 2+2 मंत्री संवाद होता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया को प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री ने जून 2022 से भारत का दौरा किया था। रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु जून 2020 में वर्चुअल समिट के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA किससे किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? भारत, जापान, अमेरिका के भागीदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है। एक तरह से इसमें क्वाड के सारे सदस्य हैं। मालाबार अभ्यास इसका नाम है, लेकिन ये हुआ है कहाँ पर? तो ये प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास में हुआ है। अगला क्या है? भारत को 2023 में तलिस्मान सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तलिस्मान सेबर अभ्यास किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। भारत को आमंत्रित किया गया इसमें शामिल होने के लिए। ये आपका PT फैक्ट है, यहाँ से पूछ सकता है। चीन का कारक क्या है? क्यों हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया चीन संबंध के कई कारणों से तनावपूर्ण हो गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाना है। हुआवेई कहाँ की कंपनी है? हुआवे जिसको कहा जाता है, ये कहाँ की कंपनी थी? ये चीन की कंपनी थी। इस पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच की मांग को लेकर सिंजियांग तथा हांगकांग में चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करना। ऑस्ट्रेलिया ने इन सब चीज़ों की निंदा जैसे ही की, उसके संबंध चीन के साथ खराब हो गए, अति निम्न स्तर तक पहुंच गए हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर व्यापार बाधाओं को लागू कर सभी मंत्री स्तरीय संपर्क समाप्त कर दिए। एक बार में सारे संबंध उसके खत्म कर दिए ऑस्ट्रेलिया के। भारत सीमा पर चीन आक्रमण का सामना कर रहा है, जिसका उदाहरण गलवान घाटी है। अब देखो, चीन है, ये भारत है, इसका इससे भी तनातानी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका इससे भी तनातानी। तो ये दोनों तो दोस्त बनेंगे ही ना। दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है वाला फार्मूला जो है ना, वही लागू हो। सब कुछ सामान्य स्तरों जैसा ही होता है, बस विदेश है थोड़ा सा दो देशों के बीच में होता है, इसलिए बढ़ा चढ़ा कर दिखाते, वरना उसी लेवल की राजनीति खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? चीन किसी रूल को नहीं मानता और हम क्या बोलते हैं? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। ओके, वे भारत और प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना की मांग कर रहे हैं, समावेशी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा भी देते हैं। क्वाड की बात तो पता ही है। बहुपक्षीय सहयोग कहाँ कहाँ पर है? क्वाड, कॉमनवेल्थ जो एसोसिएशन है उसमें, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आसियान क्षेत्रीय फोरम में ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य है, भारत भी है। एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट के सदस्य भी हैं दोनों लोग। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी दोनों लोग भाग लेते हैं। ये सारे संगठन हैं जहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ में काम करते हैं। दोनों देशों के बीच विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में 5 इच्छुक पार्टियों के सदस्य के रूप में भी सहयोग करते हैं एक दूसरे देशों का। ऑस्ट्रेलिया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण देश है। संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन भी करता है APEC में। आर्थिक सहयोग क्या है? आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इकोनॉमिक
कॉरपोरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट किया भी हमने किसके साथ, कॉरपोरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। दिसंबर 2022 में इस पर लागू हुआ है, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। ड्यूटी में भी कमी की है जिससे क्या हो, एक दूसरे के देशों में व्यापार निर्बाध तरीके से हो सके। सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, ये क्या है, लोकतांत्रिक देश हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर क्या बोला है, हम सप्लाई चेन अपना ही बना लेंगे, जिससे क्या होगी, चीन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। ओके। द्विपक्षीय व्यापार, अब कुछ डेटा भी, आंकड़े भी पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 5 वर्षों में इसके 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंचने की संभावना है। शिक्षा क्षेत्र में सहयोग क्या क्या हो रहा है। मार्च 2023 में शैक्षणिक योग्यता के पारस्परिक मान्यता के लिए सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाएगा। डीकिन विश्वविद्यालय और वोलगोंग विश्वविद्यालय भारत में परिसर खोलने की योजना बना रहे हैं। यूजीसी ने जब से अनुमति दी है तब से ये दोनों विश्वविद्यालय कहाँ पर आएंगे, भारत में आकर काम करेंगे और भारत के बहुत सारे छात्र वहाँ पर पढ़ने भी जाते हैं। स्वच्छ ऊर्जा में भी सहयोग किया हम लोगों ने, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहा जाता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर देशों ने अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी जैसे अल्ट्रा लो कॉस्ट सौर व स्वच्छ हाइड्रोजन की लागत को न्यूनतम करने के लिए भी काम कर, हाइड्रोजन एनर्जी और सोलर एनर्जी सस्ता मुहैया हो, इसके लिए भी हम दोनों देश काम कर रहे हैं। इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा अगर ये याद ना रहे तो, कि हाइड्रोजन एनर्जी और सोलर एनर्जी के रूप में भी हम दोनों सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को। ISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के तहत प्रशांत महाद्वीपीय देशों को 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सहायता प्रदान करने की भी घोषणा हुई है। दोनों देश 3 वर्ष की भारत ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के लिए 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का प्रवचन दिया है। अब चुनौतियां कौन कौन से हमारे संबंध में, अडानी कोयला खनन विवाद को लेकर है। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन के लिए एक प्लांट लिया, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विवाद हुआ, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। वीज़ा का मुद्दा है अभी भी, भारतीय प्रवासियों पर हिंसा की जाती है। खालिस्तान जैसे मुद्दे का नाम सुना होगा आपने, भारतीय मंदिरों पर भी अटैक किए गए हैं कई बार ऑस्ट्रेलिया में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध, डिटेल में मैंने बता दिया एक टॉपिक, एक बार और देखेंगे इसको शुरुआत से तो सारा कुछ आपका समझ में आ जाएगा। अगले टॉपिक पर चलते हुए हम लोग, अगला टॉपिक क्या है, INS विक्रांत पर MiG-29 की रात में लैंडिंग। MiG-29 ने किस पर किया है, INS विक्रांत। ये क्या है, ये है फाइटर जेट कैरियर है हमारा समुद्र में, 2 हैं हमारे पास, एक है कौन कौन सा, INS विक्रांत है, इसको स्वदेशी तकनीक के द्वारा बनाया गया है, भारत में ही बनाया गया है, और एक है INS विक्रमादित्य। 2 हैं अपने पास कैरियर, और चीन के पास 3 हैं, अमेरिका के पास बहुत सारे हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कहा जाता है, फाइटर जेट कैरियर होते हैं मुख्य रूप से। भारतीय नौसेना ने कीर्तिमान वगैरह रचा है, ये सब तो है ही, और बस यही है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवाल ने इसकी जानकारी दी। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर जी ने जानकारी दी। उसके बाद से क्या है इसमें कि INS विक्रांत जो है इसको बनाया कहाँ पर गया था, तो इसको बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड बने INS विक्रांत, कोचीन शिपयार्ड जो है, कोचीन शिपयार्ड वहाँ पर बनाया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। पिछले साल ही इसको नौसेना में कमीशन किया गया है और इसी के कारण तरह तरह के इस पर क्या किए जाते हैं, अभी जाँच वगैरह चल ही रहे हैं इस पर। तो नाइट में लैंडिंग करके देखा गया है कि भाई रात को लैंडिंग हो सकती है कि नहीं, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। दोहरा खतरा की बात बार बार करते हमारे रक्षा मंत्री जी। दोहरा खतरा का मतलब क्या है, एक साथ पाकिस्तान और चीन से अटैक को ही दोहरा खतरा माना जाता है। उसके लिए हमें जल, थल और समुद्र तीनों में अच्छे से तैयार रहना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो INS विक्रांत स्वदेशी रूप से है, कहाँ पर बनाया गया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। ये आपसे पूछ सकता है इससे भारत के नौसैनिक शक्ति में क्या वृद्धि होगी, अभूतपूर्व वृद्धि होगी नौसैनिक शक्ति में इससे, और सामरिक रूप से हम मजबूत होंगे। बंगाल की खाड़ी हमारी जो सीमा है बहुत बड़ी है, जल की 7000 किलोमीटर के लगभग में सीमा है हमारे जल की। तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों की हम रक्षा एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से कर सकते हैं। अच्छे से घेराबंदी कर सकते हैं जिससे कोई भी घुसपैठ वगैरह ना करे। तो ये आपको सोचने की चीज़ है, बाकी इसमें PT का फैक्ट मैंने बता ही दिया। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि इसमें मेंस में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मेंस में क्या पूछा जाएगा कि रक्षा प्रौद्योगिकी, सवाल को नोट जरूर कीजिएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए भारत अभी भी किस तरह निर्भर है दुनिया का। क्या बोला है हमारे रक्षा मंत्री जी ने मूल रूप से, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
और सवाल तो मैंने बता ही दिया। या तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान जरूरी, इस पर आपको लेख भी पूछ सकता है। और इस पर आपको जीएस में भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान कितना जरूरी है, इसकी विवेचना कीजिए। तो और रक्षा मंत्री जी ने क्या बोला है, इस कथन को जरूर अच्छे से पढ़िएगा कि जब तक हम शोध नहीं करते, हम नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम नहीं होंगे। अनुसंधान और विकास के सामान्य पदार्थों को मूल्यवान संसाधनों में बदलने की क्षमता है। उन्होंने क्या बोला है, अनुसंधान और विकास जो होते हैं वो सामान्य से पदार्थ को भी मूल्यवान चीज़ों में बदल देते हैं। और इन्होंने क्या बोला है, सबसे मूल चीज़ जो इन्होंने बोला है वो क्या बोला है कि शिक्षा जगत, ओके, शिक्षा जगत यानी कि क्या क्या हो गया, जो हमारे कॉलेजेज हैं जैसे आईआईएससी बेंगलोर हो गया, आईआईटी हो गया या कोई और हो गया, उसके बीच, और क्या बोला उन्होंने विश्वास व्यक्त किया जैसे जैसे डीआरडीओ और शिक्षा जगत के बीच साझेदारी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। शिक्षा जगत हो गया, उसका किससे जोड़ना है, हमें डीआरडीओ से जोड़ना है। क्या होगा इससे देश में R&D क्या कहा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, तभी हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आपसे निबंध में और मेंस में सवाल जरूर पूछा जा सकता है। और क्या बता सकते हैं किस किस चीज़ को जोड़ सकते हैं आप। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रक्षा उत्पाद जो हम बाहर से निर्यात करते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार ने, वहाँ से आप इसको जोड़ सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं, 2 डिफेंस कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं वो भी इसी क्षेत्र में है। और क्या जोड़ सकते हैं आप, भारत ने हथियारों के निर्यात करने में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है धीरे धीरे, उससे आप जोड़ सकते हैं। ये सब क्या बता रहा हूँ मैं, एक टॉपिक को आप कहाँ कहाँ से जोड़ सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि हम सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। और दोहरे खतरा तो मैं समझा ही चुका हूँ। मुख्य रूप से क्या बताना था, शिक्षा जगत और डीआरडीओ के बीच में संबंध जब स्थापित होगा तो वो किसके लिए बेहतर होगा, हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बेहतर होगा। इनका बयान से मेंस के सवाल बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ है, और यहाँ से आपका निबंध में सवाल पूछा जा सकता है, क्या है, यही उठा के स्टेटमेंट दे देगा, सामाजिक न्याय के लिए हो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको सोशल जस्टिस से जोड़ना है। सोशल जस्टिस क्या होता है, जो समाज के सबसे पिछड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी हों, चाहे वो किसी भी वर्ण समाज के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी लिंग के लोग हों, महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, और कोई भी पिछड़ा हुआ हो, कोई भी प्रताड़ित हो, उनके भलाई के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको आपको सोचना है। ये निबंध का आज का टॉपिक अपना यही है। निबंध का टॉपिक क्या है, सामाजिक न्याय के लिए हो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नए नए ऐप, वेब पोर्टल किस प्रकार से सूचनाएं जो हैं वो किस में उपयोग कर सकती हैं, सोशल जस्टिस में। इसका एक उदाहरण दीजिए। इसका एक उदाहरण है आयुष्मान भारत। इसका एक उदाहरण और कौन सा है, इसका एक उदाहरण है वन नेशन वन कार्ड। वन नेशन वन कार्ड क्या है, वन नेशन वन कार्ड क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो योजना है वो क्या है कि देश में कहीं पर भी रहकर आप राशन कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है जो महिलाओं संबंधी मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से गांव-गांव तक पहुंचा के जागरूकता का उपाय किया जा सकता है। उसके अलावा क्या होता है, पोषण संबंधी जो जागरूकता होता है उसके लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मदद लिया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सूचना पहुंचाने की तकनीक, संवाद करने की तकनीक अलग अलग, बस वही होता है। और क्या होता है कि लोगों को कनेक्ट कैसे किया जाए, किस चीज़ के द्वारा ये जो वन नेशन वन कार्ड है, राशन कार्ड योजना है, ये तो आईटी की मदद से ही संभव हो पाया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जोड़कर आपको इसको निबंध लिखना है कि आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये आपका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस में किस प्रकार से काम कर रहा है, इस पर आधारित आपको निबंध लिखने की कोशिश करना है। 7 से 8 पेज में लिखिएगा, 700 से 800 शब्दों में, और कोशिश कीजिएगा लिखने का। और जब मैं शुरू करूँगा एक बार चेक करना तो वहाँ पर चेक हो जाएगा आपका। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। पुराने वैभव की ओर लौटता जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं आए दिन, और जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक भी हुई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास से जुड़े हुए कुछ फैक्ट दिया, ये मनोज सिन्हा हैं, ये वहाँ के गवर्नर हैं अभी, और वो उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट्स को हम लोग देख लेंगे। जैसे पहला क्या है, राजतरंगिणी के बारे में दिया हुआ है। तो राजतरंगिणी किसने लिखा है, तो ये लिखा है कल्हण ने। ओके, और ये क्या है, कश्मीर के इतिहास की पुस्तक है। भारत में इतिहास लेखन की
इतिहास लेखन की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है ये। उससे पहले अपने यहाँ इतिहास जो है वो किंवदंतियाँ और किस्से कहानियों के रूप में लिखे गए हैं। इन्होंने इतिहास जैसे लिखा जाता है उस पर्टिकुलर फ्रेम में पहली बार लिखने की कोशिश की थी। कश्मीर का इतिहास आते ही ललितादित्य ये कश्मीर के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। इन्होंने वहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कल्चरल और सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर सबसे उच्च स्तर पर जो जम्मू कश्मीर रहा है वो इन्हीं के समय में रहा था, ललितादित्य। उसके बाद से क्या है, एक कश्मीर का और शासक का नाम आता है, वो कौन है, वो है जैनुल आबदीन। इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने वहाँ पर इनके पिता थे सिकंदर बुतसिकन, उन्होंने वहाँ से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो मुस्लिम शासन करता है तो उन्होंने हिंदुओं को वहाँ से मार मार कर भगाना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया। बुतसिकन क्यों कहा जाता है, मंदिरों को तोड़ने वाले की उपाधि धारण की थी उन्होंने। मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, पूरा सैविज्म का गढ़ हुआ करता था जम्मू कश्मीर, उसको सिकंदर बुतसिकन ने समाप्त करने की भरपूर कोशिश की। उसके बाद ही सिकंदर बुतसिकन का ही पुत्र था कौन, जैनुल आबदीन। उसने क्या किया, सिकंदर बुतसिकन के द्वारा जो भी फैसले लिए गए थे उन सबको पलट दिया और यहाँ तक कि वहाँ पर गाय का वध करना, इस पर भी रोक लगा दिया। यहाँ तक कि जो सती प्रथा पर रोक लगाया गया था उसको हटा दिया इन्होंने हिंदुइज्म के कारण, कि भाई हिंदू धर्म का परंपरा इसको हटा दो। तो ये एक निगेटिव पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा जैनुल आबदीन के बारे में, कि ये सुधार करने के चक्कर में एक गलत काम किया था, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया था। बाकी सब मंदिरों को बनवाने पर मदद किया इन्होंने। उसके बाद उनको ला के फिर से बसाया गया। कश्मीर में जिल्दसाजी, क्या कह रहा हूँ मैं, जिल्दसाज जो उद्योग होता है पुराने किताब वगैरह पर लगाने का, इस उद्योग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। बुनकरों के उद्योग, इसको भी सिकंदर जो जैनुल आबदीन है उन्होंने बढ़ावा दिया। उसके अलावा जो एक श्रीनगर में एक बड़े लकड़ी के मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। भारत में लकड़ी का मस्जिद और कहीं भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में ही है, जो जैनुल आबदीन के द्वारा ही बनवाया गया था। बाकी इसमें इन्होंने ये दिया है कि कैसे वहाँ पर टूरिज़्म वगैरह बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद, कैसी स्थिति बदल रही है। सरकार के व्यक्ति हैं तो सरकार की तारीफ़ की है इन्होंने थोड़ी सी, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है। मूल रूप से जम्मू कश्मीर के इतिहास से जुड़े हुए सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे शंकराचार्य जी ने भी जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी और वहाँ पर उन्होंने आध्यात्म का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था उस समय। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक में क्या है अपने लिए, सुधारों की ओर सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति। इसको हम लोगों को अच्छे से डिस्कस करना है। सरकारी जो बैंक हैं ये अच्छी स्थिति में पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और ये अच्छी बात है हमारे लिए कि सरकारी बैंक अच्छी स्थिति में पहुँच रहे हैं। भारत में बीते कुछ वर्षों के दौरान सरकारी बैंकों के वित्तीय परिणाम को देखें तो पता चलता है कि बीते कुछ वर्षों में उन्होंने लंबी दूरी तय की है। 2017-18 में सरकारी बैंक भारी भरकम घाटे में थे। इस दौरान सरकारी बैंकों को 85,390 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। एक डेटा जरूर नोट कीजिएगा, 85,390 रुपये का घाटा हुआ था इनको 17-18 ईस्वी के आसपास। उसके बाद क्या बताया उन्होंने, वित्त वर्ष 2022-2023 में इन बैंकों को 1,04,649 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। बस यही दो डेटा हमें नोट करना है, ओके। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हाल के दिनों में जब अमेरिका में 3 बैंकों और कुछ वित्तीय संस्थानों के ध्वस्तगत होने के समाचार के बीच कई और मझोले आकार के बैंकों के विफल होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं भारत में सरकारी बैंक लाभ अर्जित करके रिकॉर्ड बना रहे हैं। एसबीआई का शुद्ध मुनाफा 2022-23 में 58.54% बढ़कर 50,232 करोड़ रुपये है। इसी तरह एसबीआई देश का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने 50,000 करोड़ रुपये के लाभ की सीमा पार कर ली है। साथ ही 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 21-22 की तुलना में 57% बढ़ा है। 12 सरकारी बैंकों का। आपसे क्या पूछ सकता है, सरकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के पीछे क्या कारण है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। कारण कौन कौन से होते हैं, सरकार ने पुनर्वित्तकरण किया, मर्ज किया छोटे छोटे बैंकों को, एनपीए में सुधार के लिए एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी का गठन किया, जो क्या करती है, जो बैड लोन, एनपीए में समझा चुका हूँ 90 दिन तक ऐसे लोन जिनका ना तो मूलधन प्राप्त होता है ना ब्याज प्राप्त होता है, वो एनपीए हो जाते हैं। तो ऐसे लोन को एआरसी को दे दिया जाता है। एआरसी क्या करती है, उसको ऋण की वसूली करती है, संपत्ति वगैरह बेच बाच कर, और उससे बैंकों की भरपाई हो जाती है।
एआरसी का गठन किया गया है, बैंकों को मर्ज किया गया है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है, बैंकों में जो परिवारवाद की भावना थी कि भाई किसी को सस्ते में ऋण दे देना, किसी को महंगे में ऋण देना, उसको समाप्त किया गया है। लोगों को जनधन के द्वारा बैंकों से जोड़ा गया है। और क्या हो सकता है, और बैंकों के पुनर्वित्त पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश की गई है, डिजिटलीकरण किया गया है। ये सब आप क्या बता सकते हैं, बैंकों को सुधार की दिशा में जो सरकार ने कदम उठाया है। और परिणाम इसका क्या हो सकता है, परिणाम ये हो सकता है कि भारत के लोगों को वित्तीय स्थिति जो है उसमें सुधार होगा, वित्तीय समावेशन में सुधार होगा। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, आखिरी व्यक्ति तक बैंक और बैंकिंग प्रणाली पहुंच जाएगी, भारत में गरीब से गरीब तबकों तक पहुंच जाएगी। ऋण आसानी से मुहैया होगा। दुनिया में जब भारत के बैंकों की साख बढ़ती है तो भारत की वित्त व्यवस्था की साख बढ़ती है कहीं ना कहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। गरीब और जो कमज़ोर तबके हैं उन तक बैंकों की पहुँच होगी, किसानों को ऋण आसानी से मिलेगा, स्टूडेंटों को ऋण आसानी से मिलेगा, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, निवेश बढ़ेंगे देश में, 100 तरीके के इससे मुनाफा हो सकता है। उसके बाद इन्होंने बात किया है यहाँ पर, वो क्या बात की है, पीसीए की प्राप्त की है। जैसे इन्होंने बताया कि आरबीआई ने वर्ष 2017-18 में 21 में से 11 बैंकों को पीसीए में डाल दिया था। ये आरबीआई का एक प्लान है, प्रॉम्प्ट करेक्टिंग एक्शन। इसको क्या कहा जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिंग एक्शन कहा जाता है। ये क्या होता है, जब कोई बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, उसके एनपीए लगातार बढ़ रहे होते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई तो बैंकों का माँ बाप है, उसको एनपीए में डाल देती है। एनपीए में डालने के बाद क्या होता है, उस बैंक पर कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं। आप किसको ऋण देते हैं, कितने बैंक दर पर ऋण देते हैं, किस तरह से ऋण की वसूली करते हैं, खाता कितने खोल रहे हैं, शाखा कितने बढ़ा रहे हैं आप, इन सब चीज़ों पर आरबीआई का लगान हो जाता है। और बैंक की जब स्थिति सुधरने लग जाती है तब उसको पीसीए में से बाहर कर दिया जाता है, पीसीए की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो 2017-18 में इतनी स्थिति खराब थी कि 21 में से 11 बैंकों को पीसीए में, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत आरबीआई को शामिल करना पड़ा था। ये आरबीआई का एक सिस्टम है जिसके तहत बैंकों को लाकर उनका इलाज किया जाता है। ओके, लाभ का कारण क्या है, वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 37 सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय नतीजों पर विचार करें तो वे संयुक्त रूप से अपने बही खाते गुणवत्ता कायम करने में सफल रहे हैं। उक्त वित्त वर्ष में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद ये बैंक ऋण आवंटन बढ़ाने के साथ साथ बड़ा लाभ कमाने में सफल रहे हैं। ब्याज दर बढ़े हैं लेकिन ऋण भी लोग खूब ले रहे हैं, यानी कि देश में इकोनॉमिक माहौल खूब अच्छा हो रहा है। जब आरबीआई की तरफ से कर्ज को महंगा किया गया तो बैंकों ने भी अपने कर्ज महंगे कर दिए। कर्ज महंगा होने के बावजूद कॉरपोरेट, होम, ऑटो लोन की मांग में वृद्धि हुई है, यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर में ऋण ले रहे हैं लोग, ऋण लेकर घर खरीद रहे हैं, गाड़ी के लिए लोग ऋण ले। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में बढ़ रहा है। अपने देश में मंदी नहीं आएगी। जैसे जर्मनी में मंदी आ गई है, जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है, लेकिन वहाँ पर मंदी की घोषणा आधिकारिक रूप से हो गई है। भारत में ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। वैसे यह भी सच है कि ब्याज दरें बढ़ने पर शुरुआती दौर में बैंक उधारी दर बढ़ाकर जमा दरें अपरिवर्तित रखकर मुनाफा अर्जित करते हैं। उनका शुद्ध ब्याज मार्जिन उधारी और जमा ब्याज दरों में अंतर तब तक बढ़ता रहता है। मतलब मूल रूप से इन्होंने बताया है कि भाई ब्याज महंगे भले ही हुए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जो ऋण लेने की प्रवृत्ति है वो लोगों में बढ़ी है, इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है, बैंकों की कंडीशन अच्छी है। मैंने इसके परिणाम भी बताए हैं और इसके कारण भी बताए हैं। अब आप उसको आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखेंगे। 2 ही डेटा का उपयोग करना है, एक 17-18 वाला, एक 2023-24 वाला, बस 2 ही डेटा का उपयोग करना है। ओके, अगले पर चलते हैं अब हम लोग, अगली न्यूज़ पर। टीपू सुल्तान की ये तलवार है, इसकी नीलामी की गई है। टीपू सुल्तान पता ही होगा, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। ये किस गवर्नर जनरल के द्वारा मारा गया था, ये आपको बताना है। युद्ध में लड़ते लड़ते मरा था। इनकी तलवार की नीलामी की गई है लंदन में बोनहेम्स नीलामी घर। ये पीटी फैक्ट हो गया। भारतीय वस्तु की नीलामी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह तलवार लगभग 1 अरब 43 करोड़ में बिकी है। 1 अरब 43 करोड़, 143 करोड़ में बिकी है ये तलवार। ओके, 1782-1799 के बीच शासन करने वाले टीपू को इस तलवार को सुखेला, सत्ता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। अब ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर जनरल डेविड बेयर्ड को उस हमले में भेंट किया गया था जिसका परिणाम टीपू सुल्तान के मौत के रूप में सामने आया था। किसको भेंट किया गया था? EIC का मेजर जनरल था डेविड बेयर्ड, इसको भेंट किया गया था। आपको ये बताना है कि उसमें भारत में अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल कौन था। ओके, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। बहुत सारे फैक्ट वगैरह डिस्कस किए हैं हम लोगों ने। ओके, और इसमें क्या सुधार करना है, आने वाले समय में हम लोग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को भी शामिल करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच आप सभी का।